Hi, dear students, this is Keval Krishan. You are watching KK English classes. In this video, we will discuss about common error part 5. ठीक है बेटे, हमारा पहला क्वेश्चन है most of 1 minute बेटे, most of the popular teleserials are not only illogical in their storyline but also crude in their presentation. अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, सुनो। मोस्ट ऑफ द पॉपुलर टेली सीरियल्स, तो ठीक है, मोस्ट ऑफ आ गया बेटे। मोस्ट ऑफ के बाद जो नाउन दिया होता है ना, वर्ब उसी के अनुसार आती है, तो यहाँ क्या आ रहा है बेटे, आर। तो ठीक है ना, सीरियल्स है ना प्लूरल, इसीलिए। अब आ जाते हैं हम आ जाते हैं नॉट ओनली पे। नॉट ओनली और बट आल्सो का रूल क्या है बेटे? रूल है नॉट ओनली और बट आल्सो का। नॉट ओनली और बट आल्सो कह लीजिए, आइदर और कह लीजिए, नाइदर नोर कह लीजिए, इनका सेम रूल है। वो रूल क्या? यदि एक वाक्य में नॉट ओनली एडजेक्टिव से आगे लगा है तो बट आल्सो भी कहाँ लगेगा? एडजेक्टिव के आगे लगेगा। ऐसे ही बेटे यदि बट आल्सो कहाँ लगा हुआ है? प्रेपोजिशन से पहले लगा हुआ है, तो नॉट ओनली भी कैसे लगेगा? प्रेपोजिशन से पहले लगेगा। तो ये नियम है बेटे, ठीक है। धीरे धीरे हम इस नियम को याद कर लेंगे बेटे। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना बेटे, तो धीरे धीरे हमें ये नियम भी याद हो जाएंगे। क्लियर? अब देखिए, नॉट ओनली कहाँ लगा हुआ है? इलॉजिकल से पहले, ये एक एडजेक्टिव है। बट आल्सो कहाँ लगा हुआ है? क्रूड से पहले, यह भी एक एडजेक्टिव है। अब प्रॉब्लम क्या है? सर हमें तो पता ही नहीं लगता कि ये लॉजिकल एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या नाउन है। बेटे अब अभी आपने इंग्लिश को शुरू किया है, तो धीरे धीरे ये बातें भी आपको पता लगती रहेंगी। चलें बेटा आगे। तो यहाँ तो ये ठीक है, आगे देखें। इन देयर प्रेजेंटेशन, तो इस वाक्य में कोई गलती है? देयर क्यों आया? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलर टेली सीरियल्स ज़्यादा है ना, तो देयर आ गया। तो इस वाक्य में कोई गलती नहीं है बेटे, ये वाक्य ठीक है। हुआ क्लियर बेटे? चलो जी आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। ऑन 15th August गैदर्ड टूगेदर टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंट डे। अब बेटे क्या है, इसमें जो अंडरलाइनिंग पार्ट है ना, उसी में गलती ढूंढनी है। वो स्पेलिंग की भी गलती हो सकती है या सेंस के अनुसार भी हो सकती है, ठीक है। अब ऑन में तो क्या गलती है? ठीक है बेटे, क्योंकि डे के साथ ऑन का प्रयोग होता है। गैदर्ड की स्पेलिंग गलत है बेटे, GATHERED होता है। क्लियर बेटे? तो यहाँ ये स्पेलिंग मिस्टेक है बेटे। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए बेटे। द ग्राउंड आउटसाइड द विलेज अबाउंडिंग विद, किसके साथ? अबाउंडिंग विद फ्रॉग्स एंड स्नेक्स, द एनिमीज ऑफ मैनकाइंड इज सॉफ्ट एंड मासी। ठीक है बेटे, अब सुनो बेटे। द ग्राउंड आउटसाइड द विलेज, ये क्या है बेटे? इस वाक्य का सब्जेक्ट देखो कितना बड़ा है। द ग्राउंड आउटसाइड द विलेज अबाउंडिंग विद फ्रॉग्स एंड स्नेक्स, द एनिमीज ऑफ मैनकाइंड इज सॉफ्ट एंड मासी। अब क्या है बेटे, इस वाक्य के अंदर किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग डी सेक्शन में गलती निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि वो सोचेंगे, क्या सोच सकते हैं बेटा, कि द एनिमीज क्या है, इसका सब्जेक्ट है। क्लियर? रियलिटी में ऐसा नहीं है। इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द ग्राउंड आउटसाइड द विलेज। सर हमें कैसे पता लगे? सुनो बेटा, ये जो फ्रॉग एंड स्नेक्स है ना, ये द एनिमीज ऑफ मैनकाइंड, इसकी व्याख्या कर रहा है कि ये लोग दुश्मन हैं, ठीक है, ना कि ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो क्या होगा बेटा, जब सब्जेक्ट इतना बड़ा हो जाए तो आपको पहली प्रेपोजिशन देखनी होती है 90%। तो आउटसाइड क्या है? प्रेपोजिशन, उससे पहले द ग्राउंड लगा हुआ है, तो ग्राउंड के साथ क्या आएगा बेटे, बताइए? ग्राउंड सिंगुलर है ना, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी इज आएगा। क्लियर? चलें आगे बेटे, अगला क्वेश्चन देखें। वाइड स्प्रेड फ्लडिंग इज अफेक्टिंग लार्ज एरिया ऑफ द विलेज। अब इस वाक्य में गड़बड़ क्या है बेटे? इस वाक्य में बेटे आप लोगों को कौन से सेक्शन में गड़बड़ मिलेगी बेटे? ये रही बी सेक्शन में। तो गड़बड़ क्या है बेटे? सुने, ये जो इफेक्ट शब्द है ना बेटे,
ये एक नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। क्लियर बेटे? यहाँ पर बेटे आपको क्या चाहिए, वर्ब के रूप में चाहिए, और वर्ब के लिए प्रभावित करने की सेंस में इफेक्ट का प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं, ए वाले इफेक्ट का, यानी AFFECTING लगाएंगे बेटे, ये गलती है। क्लियर बेटे? समझ गए? चलें, चलो आगे देखें। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, सुनो। ये कॉम्प्लीमेंट शब्द है ना बेटे, इसके साथ पेट प्रेपोजिशन है। कौन सी प्रेपोजिशन है? पेट बेटे, ऑन। फॉर नहीं लगाया करते इसके साथ। क्लियर? याद रखनी पड़ेगी बेटे ये। चले आगे बेटे, अगला क्वेश्चन देखें। राजन टोल्ड मी दैट you had left the college a year before, are looking for a job। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? राजन told me that, राजन ने मुझे बताया, you had left the college a year before, are looking for a job। सुने बेटे, ये that आ गया बेटे, देखो that से पहले क्या आया हुआ है, past tense आया हुआ है, told, ठीक है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। यानी बेटे दैट से पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, पास्ट में, और दैट के बाद क्या है बेटे, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी किस में आएगी, पास्ट में। तो हैड लेफ्ट तो आया हुआ है, बाकी वाक्य भी तो पास्ट में है बेटे, तो ये आर कैसे आ गया, तो यहाँ क्या आएगा, वर आएगा। क्या आएगा, वर। समझ गए बेटे? चले आगे, अगला क्वेश्चन। The option living with us is to make the payment and keep quiet। अब क्या है बेटे, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, living for us, left with us, या leaving for us, living with we। तो ये दिया हुआ है। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है, सुनो बेटे, एक नियम याद रखना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ना बेटे, उसे एक्टिव माना जाता है। उसे क्या देता है, वो एक्टिव मीनिंग देता है। कौन सा मीनिंग, एक्टिव। और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो पैसिव मीनिंग देता है। कौन सा मीनिंग देता है बेटे, पैसिव मीनिंग देता है। अब प्रॉब्लम क्या आई है कि सर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और पास्ट पार्टिसिपल का क्या मतलब होता है, ED, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर बेटे? अब सुनिए, अब इस वाक्य में हमें क्या चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल चाहिए या प्रेजेंट। सुनो बेटे, एक उदाहरण याद रखिए, एक एग्जाम्पल को लिख लीजिए, द मैन लिविंग विद सीता। क्लियर बेटे? ये एग्जाम्पल है, द मैन लिविंग विद सीता। क्लियर? अब इस वाक्य में यदि मैं कहूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग है तो वो गलत है। वो कैसे बेटे, देखो सॉरी, अब इस वाक्य में देखिए कैसे, इसको तोड़ लीजिए बेटे। द मैन हु इज लिविंग विद सीता, द मैन हु इज लिविंग विद सीता, ये बनेगा बेटे यदि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से कोई वाक्य बनाते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल का उदाहरण ले लीजिए, द टाइगर किल्ड हेयर, द टाइगर किल्ड हेयर। अब इसको हम तोड़ लेते हैं बेटा, क्या, द टाइगर विच वॉज किल्ड हेयर, ये बना टाइगर जो यहाँ मारा गया। क्लियर? तो पास्ट पार्टिसिपल से क्या होता है, पैसिव बनता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल से क्या बनता है, एक्टिव बनता है। क्लियर? अब ये वाक्य क्या दिया है, द ऑप्शन लिविंग विद, लिविंग दिया हुआ है, तो लिविंग तो क्या है, लिविंग क्या है बेटे, लिविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है बेटे। क्लियर? अब इसको बनाइए, द ऑप्शन विच इज लिविंग विद अस, तो ये तो हिंदी बनेगी नहीं, ठीक है ना। द ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा बेटा, विच इज लिविंग विद अस, जो हमारे साथ रह रहा है, नहीं बेटे जो हमारे साथ है, ऐसे नहीं। हम क्या बनाएंगे, द ऑप्शन विच, ठीक है, वॉज लेफ्ट विद अस, बनी या नहीं बनी, या इज लेफ्ट कह दीजिए प्रेजेंट के अंदर, द ऑप्शन विच इज लेफ्ट विद अस, ये बना बेटे। तो इसलिए कौन सा आना चाहिए बेटे,
तो बी सेक्शन कौन सा आना चाहिए बेटे, बी सेक्शन। समझ गए बेटे, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है बेटे, धीरे धीरे ये समझ आना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे और भी बहुत से आएंगे, ठीक है। वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का कैसे प्रयोग करना है इसी फॉर्मूले की सहायता से फिर समझाएंगे, तो फिर समझ आएगा, ठीक है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें। ही वॉज बेंट अपॉन टू मर्डर हिम। अब इस वाक्य में क्या गलती है, ये जो बेंट अपॉन है ना बेटे, इसके बाद जब कभी वर्ब आती है ना तो बेंट अपॉन, अपॉन एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जब कभी भी वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो टू मर्डर नहीं आएगा, क्या आएगा, मर्डरिंग आएगा, सिर्फ क्या आएगा, मर्डरिंग। चले आगे बेटे, अगला क्वेश्चन देखिए। द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वॉज हाईली एप्रिशिएबल बाय मोस्ट ऑफ द विजिटर्स। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वॉज हाईली एप्रिशिएबल बाय मोस्ट ऑफ द विजिटर्स, बाय लगा हुआ है, यानी प्रशंसा अधिकतर विजिटर के द्वारा की गई। तो बेटा पैसिव वॉइस चाहिए ना, पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब के साथ इज एम आर वाजवर के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ क्या लगाया हुआ है, एप्रिशिएबल, एप्रिशिएबल नहीं आएगा बेटे, क्या आएगा, आएगा एप्रिशिएटेड, ठीक है बेटे। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए बेटे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स competing in the event has been fallen because of want of incentive। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, सुनो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो द नंबर होता है ना बेटे, ये सिंगुलर माना जाता है, ठीक है, और ए नंबर क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। अब बेटे द नंबर आ गया, द नंबर तो क्या मानते हैं, सिंगुलर, इसलिए यहाँ वर्ब क्या आ रही है, सिंगुलर आई हुई है, क्योंकि ये सारा तो सब्जेक्ट है इतना बड़ा, तो वर्ब तो किसके अनुसार आई था, नंबर के अनुसार आई है ना, तो हैज आया। फिर बीन फॉलन आया, बिकॉज ऑफ वांट ऑफ इंसेंटिव, किसकी चाहत में बेटा, किसके लिए, किसकी जरूरत में, इंसेंटिव की जरूरत के कारण। अब देखिए बेटे, हैज बीन फॉलन लिख दिया, जो ये फॉलन शब्द है ना बेटे, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। यानी इंट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है बेटे, इंट्रांजिटिव वो वर्ब होती है बेटे जिसके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते। तो यहाँ क्या आएगा बेटे, हैज फॉलन आएगा बेटे, समझ गए। अब सर ये इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव क्या है बेटे, कोई बात नहीं बेटे, धीरे धीरे ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव डाइट्रांजिटिव मोनोट्रांजिटिव इन सब का आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मोटी बात के लिए याद रख लीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब के एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के पीछे ऑब्जेक्ट आता है और इंट्रांजिटिव के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आता, और इंट्रांजिटिव का क्या नहीं बनाया जाता, पैसिव नहीं बनाया जाता। चलें आगे बेटे, अगला क्वेश्चन देखिए। एवरीवन इज इम्प्रेस्ड बाय हर ज़ील एंड एंथुजियाज्म। एवरीवन इज इम्प्रेस्ड बाय हर ज़ील एंड एंथुजियाज्म। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, सुने बेटा, एवरीवन इज इम्प्रेस्ड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इम्प्रेस्ड, यानी ईडी लगा होना चाहिए, क्लियर। ऐसा क्यों बेटे, एवरीवन इज इम्प्रेस्ड, हर व्यक्ति इम्प्रेस हुआ, यानी ये बेटे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे आप लोग करते हो ना, आई एम सेटिस्फाई बोलते हो, सेटिस्फाइड बोलते हो, सेटिस्फाइड बोलते हो ना, तो वही है, आई एम, एवरीवन इज इम्प्रेस्ड, क्लियर बेटे। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। He explained to the government why the manufacturing of cars have stopped in his new factory। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है, He explained to the government why the manufacturing of cars have stopped in his new factory। अब बेटे इसमें गड़बड़ ढूंढिए बेटा, गलती क्या है, गड़बड़ कहाँ है। एक्सप्लेन दिया हुआ है बेटे, एक्सप्लेन के बाद टू आता है, वो आया हुआ है, क्लियर। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स, ये क्या है, सब्जेक्ट बना हुआ है, फिर हैव दे दिया बेटे। अब इसमें ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, सब्जेक्ट बड़ा सा हो गया ना बेटे। जब ये सब्जेक्ट बड़ा है तो आप लोगों को पता है ना कि जो पहली प्रेपोजिशन होती है उससे पहले जो दिया होता है वो सब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या है, द मैन्युफैक्चरिंग,
तो मैन्युफैक्चरिंग सिंगुलर है प्लूरल है, तो सिंगुलर है। तो ये हैव कैसे आ गया, पहली गलती तो यहीं पकड़ लीजिए। तो यहाँ हैव नहीं आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए। परंतु बेटे इसमें हैज भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बेटे ये वाक्य पास्ट से है शुरू। किससे शुरू हुआ है, पास्ट से। एक्सप्लेन दिया हुआ है ना, तो सेकंड फॉर्म लगी हुई है ना, तो हैव नहीं, ना ही हैव आएगा ना ही हैज आएगा, तो क्या आएगा, हैड। क्या लगाओगे बेटे, हैड शब्द का प्रयोग करोगे। क्लियर, समझ गए बेटे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस शी इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव्स एवरी एक्सप्लेनेशन। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटा, हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस, कि तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद, शी इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु, उन लोगों में से नहीं है, हु बिलीव्स। एक बात सुनिए, ये जो हु आ गया ना, ये बात समझने की कोशिश करना बेटे। कहते हैं वन ऑफ आ गया, वन ऑफ के बाद क्या होता है, नाउन तो प्लूरल होता है, नाउन आए प्रोनाउन आए वो क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। और वर्ब किस में आती है, सिंगुलर में आती है। तो लगी तो हुई है सर, वन ऑफ आ गया, दोज क्या है, प्लूरल हो गया, और उसके बाद जो वर्ब आई वो सिंगुलर आई। सुनिए बेटा, ये इसका एक नियम है वन ऑफ का, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, वन ऑफ आ जाए, वन ऑफ के बाद यदि हु विच वगैरह दे रखे हों, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, हु विच से पहले जो नाउन प्लूरल दे रखा है ना, वर्ब उसके अनुसार लगेगी। ये देखो, ये दोज दे रखा है ना, दोज, और फिर हु विच दे रखा है, तो आपने वर्ब किसके अनुसार लगानी है, दोज। दोज तो प्लूरल होता है, तो बिलीव आएगा, बिलीव्स, तो बिलीव आएगा। क्लियर बेटे, तो ऐसे यहाँ से कट जाएगा। समझ गए। तो इस प्रकार से आपको ये रूल्स याद रखना पड़ेगा। वन ऑफ के 3 रूल और हैं बेटे, ठीक है। आपको 2 हो गए। वन ऑफ के बाद नाउन क्या आता है, प्लूरल, और वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। परंतु यदि वन ऑफ के बाद जो नाउन आया है और उस नाउन के बाद बेटे हु विच दे रखा है, तो आप समझ जाना कि किसके अनुसार आएगी वर्ब, फिर जो नाउन दिया हुआ है, प्लूरल में दिया हुआ है ना बेटे, तो उसके अनुसार आएगी, यानी प्लूरल वर्ब आएगी। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें बेटा। द यूनिवर्सिटी हैज़ नॉट स्पेंट इनफ मनी टू मेंटेनिंग इट्स वैल्यूएबल लाइब्रेरी। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है ना बेटे, इसने क्या किया है, ये क्या कर रही है बेटा, द यूनिवर्सिटी हैज़ नॉट स्पेंट, हैज़ नॉट स्पेंट, तो हैज़ नॉट स्पेंट आ गया, ठीक है बेटे। हैज़ नॉट स्पेंट तो ठीक है, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है वो आया हुआ है, मनी आ गया, फिर टू आ गया, गड़बड़ मिल गई बेटा। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है 99% बेटे। कुछ एक शब्द हैं बेटे, कुछ एक वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनके बाद यदि टू लगा हो तब ING आता है, वो आगे आएंगे बेटे, आगे चलकर मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। क्लियर, अभी के लिए सुनिए, 90% टू के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मेंटेन आएगा या मेंटेनिंग आएगा, मेंटेन आएगा। क्लियर बेटे, चले आगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, अगला क्वेश्चन है, यू कैन लर्न स्विमिंग इफ यू हैव अ लिटल पेशेंस। ठीक है बेटा, आप देखिए, यू कैन लर्न, बेटा कैन आ गया, कैन के बाद लर्न दिया है तो गलत दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी इसने, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, कैन क्या है, मॉडल है, और मॉडल के बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, तो लर्न लगाएंगे बेटे। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें बेटे। दे अग्रीड टू रिपेयर द डैमेज फ्रीली ऑफ चार्ज। अब क्या है बेटे, दे अग्रीड, वो सहमत थे, टू रिपेयर करने में, द डैमेज फ्रीली ऑफ चार्ज, फ्रीली ऑफ चार्ज नहीं होता बेटा, फ्री ऑफ चार्ज होता है। क्लियर बेटे, फ्री ऑफ चार्ज होता है, तो यहाँ गलती कहाँ है, फ्रीली नहीं आएगा, फ्री आएगा बेटा। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए बेटे। मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैव नॉट बीन एज सक्सेसफुल इन इंडिया देन वी एक्सपेक्टेड। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटा, मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज आ गया, कंपनीज आया तो हैव आया, वो ठीक है बेटा,
नोट बीन, एज सक्सेसफुल, एज आया बेटे गौर से देखिए, फिर सक्सेसफुल आया यानी पॉजिटिव डिग्री आई। आगे बेटे, और जब पॉजिटिव डिग्री हो साथ में तो आपको पता है देन नहीं लगाते, क्या लगाएंगे, एज। क्या लगाएंगे, एज, एज सक्सेसफुल इंडिया एज वी एक्सपेक्टेड। ठीक है बेटे, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, वी सा सैंड स्कल्पचर इन द बीच। ये स्कल्पचर का मतलब क्या होता है बेटे, मूर्तियों से संबंधित होता है। ठीक है बेटे, तो वी सा हमने देखा, क्या देखे बेटे, रेत में स्कल्पचर देखे। इन द बीच, इन द बीच नहीं होता बेटे, क्या होता है, ऑन होता है बेटा। क्या होता है, ऑन, बीच पर देखे बेटे। हुआ क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, नन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास स्कोर्ड बिलो द गिवन अ कट ऑफ मार्क्स। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटा, नन ऑफ द स्टूडेंट, ये जो नन है ना बेटा, नन ऑफ के बाद जो नाउन आता है, जैसे वन ऑफ के बाद, सम ऑफ के बाद, एनी ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो किस में आता है, प्लूरल में। तो यहाँ स्टूडेंट्स आएगा। क्लियर बेटे, चले आगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन मी। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटा, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर, तो बेटा नाइदर नॉर में तो कोई है ही नहीं गड़बड़, क्योंकि आगे कैन लगा हुआ है, तो कैन तो सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ कैन ही आता है। वॉक फास्टर तो देन लगा हुआ है, इसलिए सेकंड डिग्री आ गई, फास्टर आ गई ना बेटे। आगे देन मी, यहाँ मी दे दिया, ये गलत है बेटा। तुलना किसकी हो रही है, ही के साथ कर रहे हो ना बेटे, तो यहाँ सब्जेक्ट सब्जेक्ट की तुलना हो रही है, तो हम मी नहीं क्या लगाएंगे, आई। क्लियर बेटे, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन आई, मेरे से ज्यादा तो तेज नहीं दौड़ सकते, मी नहीं लगाना बेटा, क्योंकि ही के साथ मी की तुलना है, ही सब्जेक्ट है तो मी भी क्या आएगा, सब्जेक्टिव रूप आएगा मी का, तो क्या आएगा, आई। चलें आगे। अगला क्वेश्चन, द असैसिन वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हंग इवन दो द लॉयर हैंडल द केस विद एफिशिएंटली। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटा, द असैसिन, असैसिन क्या होता है, अपराधी जिसने खून किया, वाज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड, उसे सजा हुई और ऑर्डर दिया गया, क्या दिया गया, टू बी हंग। ये जो हंग है बेटे, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, हंग के दो मतलब होते हैं, क्या होते हैं बेटे, दिमाग पर जोर दो, क्या मतलब होता है, हैंग, जो हैंग है ना ये दो मतलब में आता है, हैंग हंग हंग। तो हैंग हंग हंग का मतलब क्या होता है, लटकाना, और हैंग्ड का मतलब क्या होता है, फांसी देना, तो दो मतलब में आता है ना। आप बताइए, तो क्रिमिनल है, अपराधी है, तो इसके लिए हैंग्ड आएगा ना, फांसी पर लटकाया गया। ठीक है, चलें, चलो अगला क्वेश्चन, दिस बुक इज बिलोंगिंग टू हिम। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटा, सुने, इस वाक्य में गड़बड़ ये है कि इज बिलोंगिंग नहीं हो सकता। इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे हैं बेटे जो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आते। ठीक है, क्यों नहीं आते, वो वर्ड्स कौन से हैं, पहले ये बात कर लीजिए, सुन लीजिए कौन से हैं बेटे, ये देखिए, ये वर्ड्स हैं बेटे, एक ऑन है, एक हैव है, एक पजेस है, एक बिलोंग है। इन शब्द को याद रखना बेटा, इन वर्ड्स को याद रखना, ये वर्ड्स जहां भी हैं बेटे ये आईएनजी में नहीं आते। क्लियर बेटे, समझ गए, तो बिलोंगिंग नहीं क्या आएगा, बिलोंग आएगा। चलें आगे बेटा, अगला क्वेश्चन देख लीजिए बेटे। अगला क्वेश्चन है बेटे, इन्फ्लेशन एंड शॉर्टेज हैव मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू मेक हिज बोथ एंड्स मीट। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है, इन्फ्लेशन क्या होती है बेटे, कीमतों का बढ़ना, वृद्धि होना, शॉर्टेज क्या है, शॉर्टेज, ये दो हैं तो इसलिए दो चीजों की बात हो रही है ना, तो हैव आ गया, ये तो ठीक है। मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, ये भी ठीक है। टू मेक हिज बोथ हैंड मीट, यहाँ गड़बड़ है बेटे, यहाँ हिज की जरूरत नहीं है, मेक बोथ हैंड मीट आ जाएगा।
ये एक ईडियम है बेटे, और जिसका मतलब क्या होता है, अर्न जस्ट इनफ मनी टू लिव ऑन, यानी इतना कमाना जिससे काम चले। ठीक है ना बेटे, वो वाली बात हो रही है, गुजर बसर हो बेटे। ठीक है, जरूरत हो चाहे काम जरूर जितना कमा लेना। समझ गए? तो गड़बड़ यहाँ है, हिज नहीं आएगा बेटे। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स हैव इंक्रीज्ड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। हॉस्टिलिटी क्या होती है? नफरत। बिटवीन द टू ग्रुप्स हैव इंक्रीज्ड इन द पास्ट फ्यू मंथ। बेटे इसका जो सब्जेक्ट है देखिए कितना बड़ा, हैव कहाँ है? यहाँ पर आया है। और ये सारा क्या है बेटे? ये सारा सब्जेक्ट है या नहीं है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन से पहले क्या दिया हुआ है बेटे? हॉस्टिलिटी। और हॉस्टिलिटी क्या? शत्रुता। और ये किस में है? सिंगुलर में है। तो हैव नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए? हैज। क्लियर बेटे? समझ गए? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। डिस्पाइट द merger, the airline has reported sizable losses and is unable to pay their employees. Despite आ गया बेटा, the merger आया कि जो किसके बावजूद बेटा? दो तीन कंपनियों को इकट्ठा होने के बाद। मर्जर का मतलब होता है बेटे हैज रिपोर्टेड साइजेबल लॉसेस, ठीक है, एंड इज अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉइज। अब सुने बेटे, द एयरलाइन क्या है? सिंगुलर है ना बेटे, और यहाँ क्या दे दिया है? देयर दे दिया, देयर। तो सिंगुलर की बात है, तो सिंगुलर के साथ देयर कैसे आ जाएगा? इट्स आएगा ना, तो इट्स एम्प्लॉइज आएगा बेटे। समझ गए? डिस्पाइट द मर्जर द एयरलाइन हैज रिपोर्टेड साइजेबल लॉसेस एंड इज अनेबल टू पे इट्स एम्प्लॉइज। क्लियर? चलें आगे बेटे, अगला क्वेश्चन देखें। I went to his house but could not see him because he went out before I arrived. अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? सुने, I went to his house, मैं उसके घर गया, but could not see him, परंतु मैं उसे नहीं देख सका, because he went out, before आ गया बेटे। before का एक नियम है, before से पहले हेड और थर्ड फॉर्म आती है, और before के बाद क्या आती है? सेकेंड फॉर्म आती है, सॉरी। समझ गए बेटे? सुनो कैसे बेटे, सेकंड फॉर्म कैसे आती है बिफोर के बाद, और हेड और थर्ड फॉर्म कैसे आती है बिफोर से पहले। आपने एक सेंटेंस सुना होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बोलते हैं ना बेटे, तो ये वही है बेटे, बिकॉज ही हैड गॉन। ठीक है, बिकॉज ही हैड गॉन आउट बिफोर आई अराइव्ड, ये बनेगा बेटे। तो वेंट आउट की जगह क्या लिखोगे? हैड गॉन लगाओगे। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। आवर कंट्रीज परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स वॉज फेयरली ऑर्डिनरी एंड बिलो आवर स्टैचर। स्टैचर क्या होता है बेटा? प्रतिष्ठा, कद। समझ गए? आवर कंट्री परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स वॉज फेयरली ऑर्डिनरी। सुनो बेटा, ये फेयरली शब्द यहाँ पर गलत है, या तो यहाँ वेरी लगाइए या रादर लगाइए। क्यों लगाइए? सुनो बेटा, जो फेयरली शब्द है ना, वो किसके साथ आता है? वो प्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ आता है बेटे, यानी अच्छे गुणों वाले। ठीक है बेटा, और वेरी किसके? अच्छे और बुरे दोनों के साथ आ जाता है, और रादर किसके साथ आता है? ये बुरों के साथ आता है। क्लियर बेटे? यानी अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ आता है। चलें अब अगला देखें। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। द सीनरीज ऑफ कश्मीर, सुने बेटा, ये जो सीनरी शब्द है ना, ये प्लूरल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटे इसका प्लूरल? तो इसलिए नहीं हो सकता, इंग्लिश में कुछ शब्द हैं बेटे जिनका हमें प्लूरल नहीं बनाना चाहिए। आपको ये याद करने हैं, जैसे बेटा ये वाले वर्ड, सीनरी हो गया, पोइट्री हो गया, ज्वेलरी हो गया, कटलरी हो गया, क्रॉकरी हो गया। बेटे कटलरी क्या होता है? वो खाना खाते टाइम हम चक्कू छुरी का प्रयोग करते हैं ना, उसे कटलरी बोलते हैं। ठीक है बेटे, तो इन शब्दों को आपने किस में प्रयोग नहीं करना? प्लूरल में प्रयोग नहीं करना। समझ गए?
तो सीनरीज नहीं, खाली सीनरी होगा। चलें आगे बेटा, अगला क्वेश्चन। ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगिन शाउटिंग एट ईच अदर। ऑल द मेंबर इन द काउंसिल बिगिन शाउटिंग, एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर दिया। एट ईच अदर, अब बेटे इस वाक्य में क्या है? वैसे तो बिगिन के साथ टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिखते हैं, आई बिगिन टू डांस, ठीक है। और एट ईच अदर, तो मेरे हिसाब से इस वाक्य में जो गलती है, एट ईच अदर नहीं वन अनदर आना चाहिए। ऑल द मेंबर्स है ना, तो ज्यादा के लिए, दो के लिए ईच अदर होता है, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर होता है। ठीक है बेटे, चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। मैनी स्टूडेंट हैव पास्ड द IIT एग्जामिनेशन। मैनी स्टूडेंट, बेटे सुनिए, मैनी एक रूल आता है। वैसे तो मैनी के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, ठीक है। मैनी बुक्स, मैनी कार्स, मैनी मोबाइल्स हम बोलते हैं ना, तो इसके बाद नाउन प्लूरल आता है। परंतु बेटे जब कभी भी मैनी के बाद ए लगा हो तो समझ जाना बेटे, जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा और उसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ नाउन तो सिंगुलर आ गया, वर्ब प्लूरल लगा रखिए, गलत है। तो हैव का क्या बनेगा, हैज बनेगा। ठीक है बेटे, ये थे हमारे कॉमन एरर बेटे। यदि आपको कोई बात नहीं समझ आई बेटे, तो धीरे धीरे आप जब इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो समझ आनी भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जो रूल आपको टिपिकल लग रहे हैं, इसी प्रकार के वो रूल मैं आगे भी बनाऊंगा, ठीक है। और आपको वो फिर समझाए जाएंगे, और 2-3 बार समझने के बाद, 2-3 वाक्य करने के बाद वो सारे रूल पक्के भी हो जाएंगे। ठीक है बेटे, समझ गए? तो इन रूल्स की प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करते हुए अपने दिमाग में एक बात रखें कि कॉमन एरर्स की प्रैक्टिस से ही हमें रूल याद होंगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।